जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है इंडिया का ग्राउंड वाटर क्राइसिस। ठीक है ना। इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने बोरवेल से पानी निकाला ना, मोटर से पानी निकालते वो वाला पानी, या फिर किसी कुएं से पानी निकाला वो वाला पानी, या फिर हैंडपम्प से पानी निकाला वो वाला, या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं, पर ये 3 मेजर तरीके होते हैं। मतलब जो बोरवेल से पानी निकालते हैं ना, वो वाला पानी। इसमें 2 तरीके की क्राइसिस हो रही है। एक तो हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे गिर रहा है। सेकंड क्या चीज़ है, इसके साथ ही उस ग्राउंड वाटर में हैवी मेटल्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। हैवी मेटल्स मतलब कि जहरीली जो तत्व है ना वो काफ़ी मिल रहे हैं, मतलब पानी जहरीला हो रहा है। और इससे क्या प्रॉब्लम होगी, और हम ये आर्टिकल किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ना जो काफ़ी गिर रहा है, ये हम अगले आर्टिकल में करेंगे। आज हम करेंगे ग्राउंड वाटर में जो हैवी मेटल्स है, जो जहरीले तत्व बढ़ रहे हैं, उससे क्या क्या परेशानी हो रही है। एक तो क्या हो रहा है, इससे जो हमारी पब्लिक हेल्थ है उसका बर्डन काफ़ी बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमिक ड्रेन हो रही है, मतलब कि ये जहरीला पानी पीने से हमारी इकोनॉमी किस तरह से डाउन होगी वो हम देखेंगे। और ये गवर्नेंस का एक पूरा फेलियर है। हम सारे टॉपिक को अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। पर हम पहले देखते हैं कि जो ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन है ना, उसका रियल प्रॉब्लम है क्या, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो, पानी ऊपर से क्लीन दिखता है, सही बात है, लेकिन उसके अंदर क्या है? हैवी मेटल छुपे हुए हैं, जहरीले तत्व छुपे हुए हैं, जैसे कि यूरेनियम, फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट्स। ये सारे के सारे हैवी मेटल्स होते हैं, बहुत ही जहरीले तत्व होते हैं जो कि पानी में मिले हुए हैं। और जैसे इसको पियेंगे तो हमारी हेल्थ धीरे धीरे ख़राब होती जाएगी। अल्टीमेटली इतनी ख़राब हो जाएगी कि लास्ट में फर्टिलिटी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। करीबन 60 करोड़ जो इंडियंस है ना, वो आज ड्रिंकिंग हो, पीने का पानी हो या फार्मिंग हो, वो अंडरग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड करते हैं। 60%, मतलब 60 करोड़ पर्सन। ठीक है। और ये पोल्यूशन है, ये जो जिसमें जहरीला तत्व मिल रहा है, ये पोल्यूशन धीरे धीरे हमारी हेल्थ को, हमारी पूरी फार्मिंग को, पूरी इकोनॉमी को, सबको डैमेज कर रहा है। हेल्थ को कैसे करेगा? जहरीले पानी पियोगे तो हेल्थ ख़राब होगी। फार्मिंग कैसे होगी? देखो, अगर जहरीले पानी को मैं खेतों में छोड़ूंगा ना, तो मेरी जो सोइल की हेल्थ है वो भी ख़राब हो जाएगी, मेरी फसलें कम उगेगी, मेरी क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी कैसे ख़राब होगी? देखो, अगर मेरी हेल्थ ख़राब है तो मैं एक अच्छा वर्कर नहीं बन पाऊँगा। अच्छा वर्कर का मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल। मैं अच्छा ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाऊँगा तो मेरी इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी। ह्यूमन कैपिटल मतलब कि वो व्यक्ति जो हट्टा कट्टा है, जो किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है। तो मैं ऐसा नहीं बन पाऊँगा ना, अगर मेरी हेल्थ ख़राब होगी तो मैं अपनी इकोनॉमी को भी डैमेज करूँगा। बात समझ में आ गई? तो मतलब कि पानी, ये जो दूषित पानी है, ये कितना डैमेज कर रहा है वो हम यहाँ देखते हैं सिंपल भाषा में। कि जो पानी में ना, स्लो पॉइजन है, तो दिन बर दिन हम वीक होते रहेंगे और लास्ट में फर्टिलिटी होगी। और ये इसी को ही ग्राउंड वाटर क्राइसिस कहते हैं। चलो ठीक है, ये क्राइसिस कितना बड़ा है वो हम देखते हैं डाटा वाइज पे। अभी क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट ने 440 डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, उसमें 440 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया, वहाँ पे टेस्ट किया। तो करीबन 20% सैंपल जो थे वो अनसेफ थे। वहाँ पे हैवी मेटल्स मिले, जहरीले तत्व मिले। पंजाब में तो सबसे बुरी हालत थी। वहाँ पे क्या हुआ कि 1/3 सैंपल्स में है ना यूरेनियम पाया गया, और यूरेनियम भी कौन सा? बहुत हाई लेवल पे था, वो पीने योग्य भी नहीं था। ये अंडरग्राउंड वाटर की बात करें, ठीक है ना, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर की बात करें, अंडरग्राउंड वाटर की बात करें, मतलब बोरवेल से पानी निकाला होगा या फिर कुएं से पानी निकाला होगा, हैंडपम्प से पानी, वो वाला पानी की बात करें, ठीक है ना। टैप वाटर की बात नहीं करें, आपके जो घरों में नल, वो वाले बात नहीं करें, डरने वाली ज़रूरत नहीं है। बोरवेल की बात करें तो पंजाब में जो बोरवेल से पानी का सैंपल लिया ना, वो 1/3 में यूरेनियम पाया गया है, ठीक है। और पॉल्यूशन से करीबन ये जो अंडरग्राउंड वाटर का जो पॉल्यूशन है, उससे करीबन में $80 बिलियन का नेशनल लॉस होगा। करीबन 6% के जीडीपी का नेशनल लॉस होगा। कैसे भाई? पानी गंदा है, उससे इकोनॉमी लॉस कैसे? कि मैं समझाता हूँ। अगर अनसेफ पानी होगा तो लोग बाग बीमार होंगे, हमारे मेडिकल के खर्चे काफ़ी बढ़ जाएंगे, और हम बीमार होंगे तो काम पे नहीं जा पाएंगे ना। मैं हट्टा कट्टा नहीं हूँ काम करने के लिए। तो हाँ, तो जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था, अगर मेरा पूरा गाँव भी बीमार हो गया, तो जिन फैक्ट्री में हम काम करने जाते थे ना, वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, तो हमारी इकोनॉमी भी धीरे हो जाएगी। बात समझ में आए ना? कैसे ये $80 बिलियन का लॉस हो रहा है पॉल्यूशन से, ठीक है, समझ में आए। हम मेन प्रॉब्लम देखते हैं। आई एम सॉरी, पीछे से शायद आवाज़ आ रहा होगा, आई एम रियली सॉरी। मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? पहला देखेंगे हम यहाँ पे कि जो पब्लिक हेल्थ पे है उसका बर्डन काफ़ी बढ़ रहा है। सही बात है। कैसे पब्लिक हेल्थ का बर्डन बढ़ रहा है? पब्लिक हेल्थ मतलब कि गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है हेल्थ पे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग बाग घर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर अलग अलग टेस्ट करने पड़ेंगे, अब अलग अलग नई मेडिसिन मंगानी पड़ेगी, किसी को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, तो वो सब कुछ का कॉस्ट बढ़ रहा है गवर्नमेंट पे, ठीक है।
कैसे बढ़ रहा है? अगर पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है ना तो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। देखो आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा जिनके पाँव कुछ इस तरह हो जाते हैं, आपने देखा होगा शायद, जो बुजुर्ग कहते हैं, ठीक है ना, पाँव टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उनके, इस तरह से हो जाते हैं कुछ लोगों के, तो वो चलते भी इस तरह से ही हैं और ऊपर बॉडी नॉर्मल होती है। कुछ लोगों के हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना, मैं उनको किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, पर वो रियलिटी है, डिसेबल हो जाते हैं। वो क्यों होता है? पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है तब डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, हाथ हमेशा के लिए टेढ़े मेढ़े हो गए। और ये कहाँ देखने को मिल रहे हैं? पंजाब में, गुजरात में, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आर्सेनिक का लेवल काफ़ी बढ़ रहा है, उससे क्या होता है? कैंसर जैसी बीमारियाँ और ब्रेन डैमेज हो जाता है इससे, जो बिहार में, वेस्ट बंगाल में काफ़ी देखने को मिल रहा है। पानी अगर दूषित होता है ना तो बच्चों को डायरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, और उनसे जो बच्चों की डेथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सही बात है, बच्चों की डेथ का सबसे बड़ा कारण ना बड़ी बड़ी बीमारियाँ नहीं है, जिसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं ना, जैसे कि हार्ट अटैक, बीपी, ये नहीं होता है। बेसिक बीमारियों से चाइल्ड डेथ बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि डायरिया। डायरिया सबसे बड़ा दुश्मन होता है बच्चों का। और क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का लॉस होता है। ह्यूमन कैपिटल मतलब कि हट्टा कट्टा व्यक्ति जो कि फैक्ट्री में काम कर सकता था, उसका लॉस हो रहा है। लोग बाग कमज़ोर हैं तो वर्कर कमज़ोर हो गए, तो उनको सैलरी भी कम मिलेगी और पूरी की पूरी जनरेशन वीक हो जाएगी। सही बात। अगर सबने पानी पिया, पूरे गांव ने पानी पिया, तो पूरे गांव की जनरेशन ही ख़राब होगी वो तो। ठीक है, बात समझ में आए। पॉल्यूटेड पानी क्या है? एक तरह का स्लो पॉइजन है जो पूरी जनरेशन की प्रोडक्टिविटी को खा जाता है। हाँ सही बात है, हम मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि मेन रीज़न क्या है? एक तो पब्लिक हेल्थ है, उसका बर्डन बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे। इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है। कैसे? इंडिया हर साल 80 बिलियन जो डॉलर है वो हेल्थ में और प्रोडक्टिविटी में लूज़ कर रहा है। सही बात है। लोग बाग बीमार हो रहे हैं तो हॉस्पिटल खर्चे बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट देखो, अगर वो अंडरग्राउंड वाटर पी रहा है इट मीन्स के वो गरीब ही है। अगर वो रिच होता ना तो वो आरओ का पानी पीता, तो ये फ्लोराइड का इशू होता ही नहीं, आर्सेनिक का इशू होता ही नहीं। तो अगर वो गरीब है तो वो बोरवेल का पानी पी रहा है या कुएं का पानी पी रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएगा। अगेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा तो यहाँ पे अलग अलग टेस्ट कराने पड़ेंगे, अलग अलग मेडिसिन लानी पड़ेगी, कभी कभी ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। समझ में आया ना हेल्थ में कैसे बढ़ रहा है? ठीक है। और क्या होगा? एग्रीकल्चर डैमेज हो रहा है। अगर मैं पोल्यूटेड जो ये वाटर है, आर्सेनिक वाला, फ्लोराइड वाला, अगर मैं इसको इरिगेशन में यूज़ लूँगा ना, पानी को सिंचाई में यूज़ लूँगा अगर मैं, तो पूरी मिट्टी डिग्रेड हो जाएगी, जो सॉइल की हेल्थ है वो पूरी ख़राब हो जाएगी, हमारी क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी। मतलब कि अगर पहले फसलें ज़्यादा उग रही थी ना तो अब फसलें कम ही उग पाएगी। क्यों? क्योंकि पानी पूरा का पूरा जहरीला है। और क्या होगा? जो हैवी मेटल्स है ना वो फूड में आते हैं। देखो अगर मैंने किसी खेत में अनाज उगाया, गेहूँ उगाया, तो इसकी फलियाँ उगेगी अनाज की। अगर मैंने यहाँ पे पानी जहरीला डाला ना तो ये जहरीला पानी स्टेम से होकर के इसके बीज में भी आ जाएगा, मतलब गेहूं के अंदर में भी वो जहरीला पानी आ जाएगा, यहाँ पे भी आर्सेनिक का फ्लोराइड आ जाएगा, और इसको मैं जब खाऊंगा तो मेरी हेल्थ रिस्क बढ़ जाएगी। देखो अगर सोच के देखो, अगर इसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है तो क्या यूएसए में इसको मैं एक्सपोर्ट कर पाऊँगा? क्या नहीं कर पाऊँगा? यूएसए का जो कस्टम है वो तो ये कहेगा कि नहीं नहीं, इंडिया का जितना भी वीट आता है ना इसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे परेशान होते, तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी रिजेक्ट हो सकता है। सही बात है। और इंडिया का जो 50 बिलियन का फार्म एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी काफ़ी रिस्क में आता है। ये रिस्क में क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्राउंड वाटर में पोल्यूशन बढ़ गया है, और इंडिया के 60 करोड़ लोग बाग, चाहे वो पीने का पानी हो या फार्मिंग हो, उसमें सिर्फ से वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं। इनइक्वलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? देखो रिच पर्सन तो आरओ को यूज़ कर लेता है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी इस्तेमाल करता है, या बोटल वाटर को यूज़ करता है, बिस्लेरी की बोतल ले आता है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है ना वो उस कंटेमिनेटेड वेल को इस्तेमाल करेगा, वो उस दूषित पानी वाले कुएँ को ही इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि वो गरीब है। वो गरीब था, वो कुएँ से पानी पी के आ गया तो वो बीमार हो गया, ठीक है, सारा पैसा हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटल में अगर नहीं गए तो न्यूट्रिशन में चला गया, मतलब वनडे लेके आएगा, वो फल फूल लेके आएगा खुद को सेहत करने के लिए, वो मीट वगैरह खाएगा तो वापस गरीब हो जाएगा, तो ये वापस गरीब हो गया। तो अगर ये गरीब नहीं होता तो शायद ये आरओ का पानी पी पाता, लेकिन नहीं, ये वापस गरीब है तो ये वापस कुएँ का पानी पिएगा, वापस बीमार होगा, वापस हेल्थ में पैसा लगाएगा, न्यूट्रिशन पैसा लगा, वापस गरीब हो। ये एक तरह के चक्कर में फंस जाता है, इसको बोलते हैं पॉवर्टी ट्रैप। डिसीज़ में, मेडिकल डेट में, इसमें फंसा रह जाता है गरीब बेचारा, इसलिए इनइक्वलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उससे क्या होता है? पोल्यूशन और बढ़ जाता है। मतलब हम ग्राउंड वाटर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा निकालते हैं, बहुत ज़्यादा निकालते हैं, इससे पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। वो समझाते हैं। जैसे कि पंजाब में है ना, गवर्नमेंट ने एक लिमिट दे रखी है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 100 फीट तक ही आप किसी बोरवेल को खोद सकते हैं, लेकिन पंजाब में 100 फीट तक का पानी नहीं आ रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं? वो 150 फीट तक जा रहे हैं, 1.5 गुना ज़्यादा जो सस्टेनेबल लिमिट है ना उससे 1.5 गुना ज़्यादा तक वो पंपिंग कर रहे हैं, बोरवेल को खोद रहे हैं।
तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हैवी मेटल्स है ना, देखो अर्थ की हम खुदाई क्या कर रहे हैं, अर्थ की कोर में, कोर हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, हम कहाँ कर रहे हैं, क्रस्ट में ही कर रहे हैं ना सारी की सारी खुदाई। तो यहाँ पे तो हैवी मेटल्स हैं इजीली, तो ये हैवी मेटल्स क्या होते हैं, पानी में मिल जाते हैं। यहाँ तक तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 100 फीट ये था, 150 फीट ये था, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हैवी मेटल्स है ना, तो इस वाले पानी में हैवी मेटल्स नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि ऊपर तक ही हमने बोरवेल की थी, लेकिन अब पानी खत्म हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पानी खींच लिया है, तो हमें और ज़्यादा गहरी बोरवेल खुदानी पड़ती है। तो यहाँ पर तो आर्सेनिक फ्लोराइड है, तो मतलब ये पानी में मिक्स हो गया। अब ये पानी पियेंगे तो हाँ, हमारी हेल्थ 100% ख़राब होगी। पंजाब में 1.5 जो सस्टेनेबल लिमिट है, उससे ज़्यादा लोग बाग बोरवेल को खोद रहे हैं। अगर डीप बोरवेल होगी, बोरवेल अगर और ज़्यादा गहरी होगी, तो हाँ, नीचे क्या है ना, काफ़ी सारे टॉक्सिक लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। टॉक्सिक लेयर मतलब आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, ये नीचे पाए जाते हैं, वो सीधा पानी में मिल जाते हैं। और जैसे हम वो वाला पानी पी रहे हैं तो हमारी बीमारी ज़्यादा हो रही है। सेकंड क्या प्रॉब्लम हो रही है, सेकंड प्रॉब्लम हो रही है एक्सेस फर्टिलाइज़र की। हम अब ऐसे बीजों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सीड को इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करती है, प्लस बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को यूज़ करती है। अगर हमने फर्टिलाइज़र नहीं डाला है तो ये सीड उगेगा ही नहीं, तो हमें फर्टिलाइज़र अब डालना ही पड़ेगा। फर्टिलाइज़र मतलब केमिकल डालना ही पड़ेगा। तो ये जो केमिकल है ना, ये इस पानी के साथ मिल करके ज़मीन के नीचे चला जाता है। ये फार्म में मैंने पानी डाला, ऊपर से केमिकल डाला, तो ये दोनों मिक्स होकर के ज़मीन में चले गई है, सीप हो गया सारा का सारा पानी। ये सारा पानी सीप होकर के जो पास में अगर किसी बोरो लगी वहाँ चला जाएगा, तो ये केमिकल वाला पानी यहाँ चला जाएगा। अब इसको पिएगा तो बीमार 100% हो जाएगा। तो ये साइकिल और डेंजरस हो जाती है। सही बात है। सॉल्यूशंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई ना, कहाँ का दिक्कत हो रही है हमें, दिक्कत हो रही है पब्लिक हेल्थ की बर्डन बढ़ रहा है, हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी हो रहा है क्योंकि 80 बिलियन करना पड़ रहा है, हमारा एग्रीकल्चर डैमेज हो रहा है, इनइक्वलिटी बढ़ रही है। क्यों? रिच तो आरओ वाटर ले रहा है, गरीब नहीं पी पा रहा है। ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और ज़्यादा गहरा खोदेंगे तो और ज़्यादा हमें पोल्यूटेड वाटर मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशंस क्या है, हमें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को एक नेशन वाइड रियल टाइम ग्राउंड वाटर क्वालिटी डैशबोर्ड बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या होगा, एक वेबसाइट बना दे गवर्नमेंट और ये बता दे कि हाँ कि आज आई एम सॉरी कि जैसे कि आज पंजाब में जो वाटर लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है और उसमें यूरेनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट एक एसएमएस कर दे सारे पंजाबियों को कि आज आप अब से 1 महीने तक आप है ना बोरवेल से पानी नहीं निकालें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम की मात्रा बढ़ गया। ये जब हो पाएगा जब एक रियल टाइम डैशबोर्ड बनेगा और नेशन वाइड बनेगा। अगर वेस्ट बंगाल में ज़्यादा अगर आर्सेनिक मिल रहा है तो गवर्नमेंट कहती है कि आप 1 महीने तक वेस्ट बंगाल वालों आप बोरवेल से पानी मत निकालना, आप कुएं से पानी मत पीना। क्यों? उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे हमारी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी और अगर वो पानी में खेतों में डाल रहा था ना, तो मेरी क्रॉप भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। हमें मॉनिटरिंग करने की नीड है। सेकंड, रेगुलेशन लाने की नीड है। देखो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है ना, किसी कंपनी से कोई वेस्ट निकला, कोई इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इससे बहुत सारा कचरा भी निकलता है। वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो सॉलिड फॉर्म की दिक्कत नहीं है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में जितना भी कचरा होता है ना, वो सारा का सारा किस में कर देंगे, रिवर में डाल देते हैं। और सीवेज का जो डिस्चार्ज होता है, मतलब कि जो हमारे गटर का पानी होता है, वो सारा भी नदी नालों में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो नदी वगैरह वो ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। और ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये जो केमिकल है, ये सारा का सारा केमिकल जाके सीप होता है, मतलब धरती के अंदर चला जाता है। और लास्ट में अगर पास में कोई बोरवेल होगा ना, तो ये वहाँ चला जाएगा। इस बोरवेल का पानी जो पिएगा वो सब हालत ख़राब हो जाएगी, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, सारे की सारी दिक्कत होती है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाने की ज़रूरत है। हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। कैसे? हम वो वाले सीड्स उगाएं जिसमें कि लेस केमिकल यूज़ होते हो, जैसे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज़्यादा जाएँ। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होगी? जब तक गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी ना, तब तक ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें क्रॉप डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। मतलब यही, वो सारी फसलें लगाने जिसमें कि कम पानी चाहिए हो, कम केमिकल चाहिए हो। ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करो, माइक्रो इरिगेशन का यूज़ करो, ताकि पानी का कम यूज़ हो। क्योंकि हम 60 करोड़ कैसे व्यक्ति हैं जो कि ग्राउंड वाटर से ही फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम पानी को कम निकालेंगे तो हमें कम खोदना पड़ेगा। हम जैसे कि अभी 100 फीट तक जा रहे थे, तो हमें 150 फीट तक कम जाना पड़ेगा अगर हमने माइक्रो इरिगेशन किया। क्यों? क्योंकि पानी का कम नीड है, तो हम जो दूसरा पानी वो पानी पी सकते हैं यहाँ पे 100 फीट वाला, ठीक है। ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस वगैरह करो, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, पर इसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देनी चाहिए, ठीक है। और क्या सॉल्यूशंस है कि हमें डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशंस लेके आने चाहिए। मतलब कि कम्युनिटी प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाओ। सिंपल भाषा में, एक मोहल्ले में ना सब 500-500 रुपये इकट्ठा करें, ठीक है। और सब मिलकर के क्या, मोहल्ले के बीचों बीच एक टंकी लगा दे, उस टंकी के ऊपर आरओ लगा दे और सब इस पानी को इस्तेमाल करें। समझ में आया ना? मतलब किसी पे बर्डन भी नहीं आएगा
और सब हर जना 500-500 रुपये दे रहा है, तो हर जना इस पानी को इस्तेमाल कर पाएगा और वो एक आरओ भी खरीद पाएंगे। इसको बोलते हैं कम्युनिटी प्यूरिफिकेशन प्लांट, एक मोहल्ले का आरओ सिस्टम, ठीक है। और हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। जैसे नैलगोंडा एक जगह है तेलंगाना में, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी अपनाई थी। देखो पानी में अगर फ्लोराइड ज़्यादा होता है ना, तो मैंने बताया ना कि टांगे कुछ इस तरह से हो जाती है, ठीक है ना, दांत वगैरह बहुत पीले हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो नैलगोंडा में भी बहुत ज़्यादा फ्लोराइड जमा हो गया था। तो इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, बहुत सिंपल सोल्यूशन था जो पूरे इंडिया को सीखना चाहिए। वो सोल्यूशन था, इन्होंने क्या किया, नौलगंडा के लोगों ने एलम प्लस लाइम को मिलाया, मतलब कि फिटकरी और चूना को मिलाया। और ये जो फ्लोराइड वाला पानी था ना, जैसे कोई कोई कुआँ है जिसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने पानी को सारा उठा करके एक टैंक में डाल दिया, ठीक है ना। अब इस टैंक में इन्होंने फिटकरी और चूने को मिला दिया, तो और नीचे सारा का सारा फ्लोराइड बैठ जाता है और ऊपर क्लीन वाटर हो जाता है। कितना सिंपल टेक्नोलॉजी। इससे इन्होंने पूरे के पूरे नैलगंडा को फ्लोराइड फ्री कर दिया, मतलब जितने भी पानी है ना, वहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा बहुत कम है और वहाँ पे हड्डी वगैरह के पेशेंट बहुत कम होते हैं। चलो ठीक है, सीखने लायक चीज़ें। हमें एक्सपोर्ट को काफ़ी सेव करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग करो, जैसे कि अगर कोई खेत है जिसमें केमिकल ज़्यादा लगा हुआ है या फिर वहाँ पे आर्सेनिक वाला पानी दिया गया है ना, तो वहाँ के जो सीड्स होंगे ना, जैसे कि वो जो गेहूँ या राइस है, उसमें भी आर्सेनिक पहुँच गया होगा। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा यूएसए में, तो यूएसए का कस्टम क्या कहेगा कि इंडिया का माल तो सारा ही ख़राब है, यहाँ तो आर्सेनिक पाया जाता है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके लगा है ना, तो उसका माल भी नहीं बिकेगा बाद में, तो उस पर भी शक होगा। तो हमें यहीं पे स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग करनी चाहिए और फार्मर्स को एक अच्छी ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए, ठीक है। सक्सेस स्टोरी देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ पे अंडरग्राउंड जो वाटर था, जो ग्राउंड वाटर था, उसमें जो ये हैवी मेटल्स को कैसे हटाया गया। हम देखते हैं नैलगोंडा, जो मैंने बताया तेलंगाना में, यहाँ पे फ्लोराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने क्या किया, एलम मिलाया प्लस इन्होंने लाइम मिलाया, मतलब फिटकरी और चूना मिलाया। जैसे ही मिलाया तो फ्लोराइड पूरा नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर क्लीन आ जाता है, तो ऊपर वाला पानी पी लेते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। और क्या किया, पंजाब और हरियाणा ने क्या किया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया, मतलब कि ऐसे बीज उगाए जिनमें कम पानी चाहिए था, कम केमिकल चाहिए था। और इससे क्या हुआ, अगर कम पानी चाहिए था तो हमारे जो एक्वीफायर था ना, वो धीरे धीरे रिकवर किया। एक्वीफायर मतलब ज़मीन के नीचे जो पानी होता है ना, ज़मीन के नीचे भी पानी होता है वो सारा, वो वाला पानी धीरे धीरे रिकवर कर गया। हम समरी देखते हैं इसका, जो अंडरग्राउंड कंटेमिनेशन है ना, मतलब कि जो अंडरग्राउंड का पानी जो हैवी मेटल से जहरीला हो रहा है, ये एक साइलेंट नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि वो पानी डेली पिया जा रहा है 60 करोड़ लोगों से। इम्पैक्ट क्या होगा, हमारा हेल्थ लॉस होगा, फार्मिंग का लॉस होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और अगर टाइमली एक्शन नहीं हुआ तो ये जो प्रॉब्लम है ना, वो इरिवर्सिबल हो जाएगी, चाहे वो इकोनॉमी की हो या इकोलॉजी की हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। थैंक यू।